Hello everyone, myself Kulvinder Singh from SK Law Academy। मैं आपको लिमिटेशन एक्ट पढ़ाऊंगा। हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन एक्ट की वेरियस प्रोविजंस हैं जो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका पर्पस है और क्या इसकी पॉलिसी है। रीज़न क्या रहा था कि लिमिटेशन एक्ट की एक लेजिस्लेचर को या एक सोसाइटी को क्या ज़रूरत थी। सो बेसिकली लिमिटेशन एक्ट को हम सब्सटेंटिव या प्रोसीजरल क्या कह सकते हैं। हमें सभी को पता है कि सब्सटेंटिव लॉ होता है जिसमें कि एक पर्सन के राइट्स के बारे में बताया गया है कि उस पर्सन के क्या क्या राइट्स हैं, और अगर कोई उन राइट्स को वायलेट करेगा, इन्फ्रिंज करेगा, तो उसके पास क्या क्या रेमेडी रहेगी। और दूसरी साइड प्रोसीजरल लॉ की अगर हम बात करें, उसमें हमें बताया गया कि जो राइट्स हैं और जो ड्यूटीज हैं सोसाइटी में पर्सन्स की, वो उनको कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का राइट वायलेट हो गया तो उसकी जो रेमेडी है, उसने दूसरे पर्सन को कोई पनिशमेंट दिलवानी है या कोई कंपनसेशन लेना है, वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो प्रोसीजर है जो प्रोसीजरल लॉ बताता है। तो बेसिकली लिमिटेशन एक्ट को बोला जाता है कि ये प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन इसको टोटली एक प्रोसीजरल लॉ में ऐड कर देना सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक दो राइट्स हैं जो ये क्रिएट करता है या किसी के पर्सन के ये राइट हैं जो ले लेता है। तो इसको मिक्स ऑफ प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ कहा जा सकता है। ठीक है। लिमिटेशन एक्ट बेसिकली 1963 में आया है। उससे पहले भी कुछ एक्ट थे जो जिन्होंने कि लिमिटेशन एक्ट को कोडिफाई करने की कोशिश करी थी। तो उसके बाद उनका इम्प्रूव्ड फॉर्म है जो 1963 में आया है। तो इसकी ज़रूरत क्या रहती है, लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या है, लिमिटेशन का क्या मतलब है, और इसकी ज़रूरत क्या रहती है कि हमने एक टाइम फ्रेम फिक्स करा है, एक प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फिक्स करा है कि उसी टाइम फ्रेम में कोई सूट, अपील और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका नाम है लिमिटेशन, लिमिटेशन नाम से ही हमें इसका पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ ये लिमिट कर रहा है, कुछ ना कुछ ये किसी ना किसी चीज़ का दायरा कम कर रहा है, लेकिन इन्हें पॉजिटिव वे। किसी चीज़ का अगर ये दायरा कम कर रहा है तो वो पॉजिटिव वे में कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, आप मेरे को कोई चीज़ डिलीवर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे शू डिलीवर करने हैं, मैंने आपको पे करना है। अगर दोनों में से कोई भी पार्टी, इधर ऑन माइन साइड और इधर ऑन योर साइड, कोई भी पार्टी अपना जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जो अपना पार्ट है वो प्ले नहीं करती है, जैसे आपने शू नहीं डिलीवर करे, मेरे से पेमेंट ले रखी है, या कोई डेट फिक्स्ड है उससे पहले आपने शू डिलीवर नहीं करे, या मैंने आपको पेमेंट नहीं करी है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा जो ब्रीच हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, तो जो पार्टी एग्रीव्ड होगी, जिसका परफॉर्मेंस नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शू ट्रांसफर नहीं करे, डिलीवर नहीं करे मेरे को, तो आई विल बी द एग्रीव्ड पार्टी। मेरा राइट वॉयलेट हुआ है, और इस राइट को मैंने कितने टाइम में एग्जीक्यूट करवाना है, मेरे पास क्या क्या रेमेडीज रहती हैं, वो मुझे सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ बताएंगे। और इसमें कितने टाइम पीरियड में मैं आपके खिलाफ कोई केस या सूट फाइल कर सकता हूँ, वो मुझे लिमिटेशन एक्ट बताएगा। कॉज ऑफ एक्शन बताने के लिए हमारे पास सब्सटेंटिव लॉ हैं। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा, तो कॉन्ट्रैक्ट हमें बताता है कि या तो आप उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो, या फिर आप उसके एवज में आप कंपनसेशन ले सकते हो। तो वहां पे मेरे पास कॉज ऑफ एक्शन होगा। कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली बोलते हैं कि मेरा कोई राइट था, ठीक है, जो कि वॉयलेट कर दिया है किसी पार्टी ने। फॉर एग्जांपल, केज राइट था, वो वॉयलेट कर दिया है टी ने। ठीक है जी। तो मेरा कॉज ऑफ एक्शन है कि मेरे पास एक एक्शन लेने का कॉज है, रीजन है मेरे पास कि मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकता हूं कि आपने भाई जो अपने प्रॉमिस करे थे वो फुलफिल नहीं करे हैं। तो इस कॉज ऑफ एक्शन के लिए
मेरे को टाइम पीरियड अगर दिया गया होगा तो उसको बोलते हैं हम लिमिट करना। कि जो मेरा राइट वॉयलेट हुआ है, जो मैंने आपसे परफॉर्मेंस लेनी है या आपसे कोई कंपनसेशन लेनी है, वो मेरा राइट वॉयलेट हो गया। उसके बाद मेरे पास रेमेडी है कंपनसेशन लेने की या उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेने की। तो वो जो राइट है वो कितने टाइम के लिए मेरे पास रहेगा, या मैं कितने टाइम पीरियड में उसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, इसके बारे में हमें लिमिटेशन एक्ट बता सकता है। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऑलमोस्ट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का ही लिमिटेशन पीरियड हमें लिमिटेशन एक्ट में 3 इयर्स दिया गया है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका हमें टाइम पीरियड अलग अलग दिया गया है, वो हमें शेड्यूल टू द लिमिटेशन एक्ट जिसमें कि आर्टिकल्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें देख के पता चलेगा कि किस किस ब्रीच के लिए कितना टाइम पीरियड दिया गया है। तो बेसिकली हमने जो चीज़ें समझी कि मेरा राइट था वो वॉयलेट हो गया, और जब वो राइट वॉयलेट होता है तो मेरे पास कॉज ऑफ एक्शन आएगा। ठीक है। राइट, राइट वॉयलेट हो गया। ठीक है। मेरे पास आ गया कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली है कि मेरे पास आप कोई रीजन है एक्शन लेने का। क्या रीजन है कि मेरा राइट वॉयलेट हुआ है, तो इसको कितने टाइम में मैं रेमेडी ले सकता हूँ, जो जुडिशियल रेमेडी होगी मेरे पास। ठीक है, जुडिशियल रेमेडी रेमेडी या लीगल रेमेडी जो भी होगी, उसका एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई करा गया है। उस टाइम पीरियड को हम कहाँ देखेंगे, लिमिटेशन एक्ट में। और वही लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है कि कौन कौन से टाइम पीरियड के बीच आप जो आपके अगर राइट्स वायलेट होते हैं तो आप उसकी रेमेडी ले सकते हो। ठीक है, जिसमें अगर हम थोड़ा ब्रीफ में देखें तो सेक्शन 3 से शुरू हो जाता है लिमिटेशन एक्ट। सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 4 से 11 तक एक्सेप्शंस की बात करेगी है इसमें। सेक्शन 4 से 11 में कि अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट क्लोज्ड है या कोई टाइम पीरियड निकल गया है तो उसको कंडोन करवाना है, या कोई लीगल डिसेबिलिटी है, वो इसमें कवर्ड होते हैं, एक्सेप्शंस कवर्ड होती हैं इसमें सेक्शन 4 से 11। मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको फॉलो करिएगा। थोड़ा ये ना पेन एक्चुअल यूज टू नहीं है हम इस पे। उसके बाद आते हैं आफ्टर दैट सेक्शंस। ठीक है, 12 से ऑनवर्ड्स, 12 से 24, जो एक्सक्लूजन्स की बात करते हैं कि अगर टाइम पीरियड एक बार स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, कोर्ट क्लोज्ड है उस दिन, तो नेक्स्ट डे हम फाइल कर सकते हैं। एक्सक्लूजन में है कि किसी किसी रीजन के जो इन सेक्शंस में रीजन दिए गए हैं, उन रीजंस की वजह से जो लिमिटेशन पीरियड था, जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड था, वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो उसको एक्सक्लूड कर देना, उनको एक्सक्लूड करवा देना कि वो टाइम पीरियड ही यूटिलाइज हो जाएगा। हम डिटेल में हम कमिंग लेक्चर्स में हम इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो हमें पता हमने पढ़ा है उसमें ये है कि लिमिटेशन एक्ट हमें बताता है कि कितने टाइम पीरियड में अगर जो आपकी जुडिशियल रेमेडी है वो हम ले सकते हैं। इसका रीजन क्या है, या हमें बोले कि पर्पस क्या है, पर्पस और ऑब्जेक्ट। सोचिए, क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, लिमिटेशन टाइम पीरियड, एक टाइम फ्रेम देने का क्या रीजन रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट था कि आपने मेरे को कोई चीज डिलीवर करनी थी। ठीक है, तो उसके लिए हमने टाइम पीरियड अगर फिक्स करा कि फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2026 हमने फिक्स करी, क्या मुझे वो दे दोगे। ठीक है, आपने वो नहीं डिलीवर करी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने पहले तो मैं चुप रहा, फिर मुझे 2036 में जाके याद आया कि हाँ यार मैंने तो एक कॉन्ट्रैक्ट करा था, उसने उसका ब्रीच हो गया था, मैं उसको अवेल करवाऊँ अभी, मैं रेमेडी लूँ। नहीं, 10 साल का टाइम पीरियड निकल गया है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा।
क्योंकि टाइम दिया गया है, उसका रीजन ये है कि स्टेबिलिटी आती है। अगर हम उस टाइम फ्रेम में फॉलो अप करके अपनी जुडिशियल रेमेडी ले लेते हैं, तो एक स्टेबिलिटी आती है राइट्स में। दोनों पार्टीज के राइट्स हैं वो सेटल हो जाते हैं। और ये सोसाइटी के इंटरेस्ट में भी है कि अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं, किसी का कोई राइट वायलेट हुआ है, किसी का कोई डिस्प्यूट है, तो एक टाइम फ्रेम में उसको सेटल होने हो जाना चाहिए, और इंटरेस्ट में है पब्लिक के ये। ठीक है, इसका बेसिक ऑब्जेक्ट हमें समझ आ गया है कि इसको हम पूरा एक अननेसेसरी या अनलिमिटेड टाइम नहीं दे सकते, कि लिमिटेड टाइम देगा, और वो टाइम रीजनेबल होना चाहिए। ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना तो टू लॉन्ग होना चाहिए वो टाइम, ना ही टू शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है। इस इसके पीछे पीछे क्या रीजन है इस पर्पस के, कि ना ज्यादा लंबा समय होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। उसके इसके पीछे रीजन ये है कि फॉर एग्जांपल, उस कॉज ऑफ एक्शन में, उस राइट में, अगर जो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कोई अदर ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसमें कुछ एविडेंसेस होंगे, कुछ विटनेसेस होंगे। ठीक है। उन एविडेंसेस की टेम्परिंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है, टेम्पर हो सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। विटनेसेस को वॉन ओवर किया जा सकता है, दूसरी पार्टी उसको हॉस्टाइल करवा सकती है, या उनकी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी रह सकती है, या अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को बचाने के लिए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लिमिटेशन पीरियड रखा जाता है, ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड रखा जाता है कि एक टाइम फ्रेम है, उसी में आपको सूट फाइल करना है, उसी में आपको अपनी अपील या कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है, और टाइम टाइम बाउंड मैनर में ही उसको एक डिसीजन मिलेगा। अगर हम इसको लोगों की डिस्क्रिशन पे रख दें, तो फिर कोई भी कभी भी केस डाल डाल सकता है। इससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी सोसाइटी में, एक फेयर और जस्ट चीज। फेयर और जस्ट डिसीजन किसी भी केस में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही मीक, बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। तो पर्पस क्या है? स्टेबिलिटी लाने का, लोगों के इंटरेस्ट में और एक सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाने का इसका पर्पस है, ताकि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, फेयर एंड जस्टिस हैं, इक्विटी हैं, उनको अपहोल्ड किया जा सके। वो रीजन उसके पीछे क्या है कि विटनेसेस या जो एविडेंसेस हैं वो टेम्परिंग हो सकती है उनकी, या वॉन ओवर किए जा सकते हैं, या उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो भूल सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट है वो खराब हो सकती है, मिसप्लेस हो सकती है। मैनी मैनी रीजन है। तो एक जस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन के लिए एक टाइम बाउंड, एक टाइम फ्रेम हमें दिया गया है, जिसके इन बिटवीन रह के ही हमें वो केस, सूट, अपील और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। गॉट माई पॉइंट। पर्पस हमने डन कर लिया। और इसके साथ एक प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है। विजिलेंटी बस नॉन डोमिनेटी बस जुरा सबविनियन, मैं लिख देता हूँ। विजिलेंटी बस नॉन डोमिनेटी बस जुरा सबविनियन। तो इसका लिटरल मीनिंग है कि लॉ है जो, लॉ एक विजिलेंट पर्सन को ही असिस्ट करेगा। जो पर्सन अपने राइट्स के बारे में अवेयर है, अलर्ट है, उसी को ही लॉ है सपोर्ट कर, लॉ की सपोर्ट मिलेगी। जो पर्सन अपने राइट्स पे स्लीप कर रहा है, जो पर्सन अपने राइट्स पे सो रहा है, उसको लॉ हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, विजिलेंटी बस नॉन डोमिनेटिबस जुरा सबवीनिएंट।
एक विजिलेंट, एक अलर्ट, एक एक्टिव पर्सन की ही लॉ है जो सपोर्ट करेगा, ना कि एक इनविजिल पर्सन की, या जो लेजी है, जो एक्टिव नहीं है, जिसको पता नहीं है कि उसने कॉज ऑफ एक्शन उसके फेवर में राइज हुआ है और वो उसको रेमेडी ले सकता है। ठीक है। लॉ इसका मीनिंग लिख लो, लॉ असिस्ट हिम, लॉ असिस्ट हिम हु इज विजिलेंट अपॉन हिज राइट्स, who is vigilant upon his rights. Law assist him who is vigilant upon his rights. What does that mean? लिटरल मीनिंग हमें पता चल गया कि लॉ सपोर्ट्स अ पर्सन हु इज विजिलेंट, एक्टिव और अलर्ट अपॉन हिज राइट। इट मीन्स कि टाइम फ्रेम के बीच बीच अगर वो अलर्टनेस रखता है, अवेयरनेस रखता है, तो उसके बीच बीच वो अपना कॉज ऑफ एक्शन है उसको, उसकी रेमेडी लेने के लिए वो केस फाइल करता है, सूट अपील और एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो अगर उसने उस टाइम फ्रेम में, उस दिए गए टाइम फ्रेम में केस फाइल कर दिया, तो लॉ उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि लॉ ने फॉर एग्जांपल अगर 3 इयर्स रखे हैं, किसी किसी में 12 इयर्स तक का टाइम पीरियड भी है, अलग अलग टाइम पीरियड हैं वो हम जब आर्टिकल, जब स्केड्यूल पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द सेक्शंस, तो हम साथी के साथ उसको डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है। उस टाइम पीरियड में उसने केस फाइल कर दिया, अपने एविडेंसेस दे दिए, अपने विटनेसेस पेश कर दिए, अपनी आर्ग्यूमेंट कर दी, दूसरे पर्सन ने उसको क्रॉस करा, एविडेंसेस दिए, विटनेस पेश कर दिए, उनकी स्टेटमेंट्स होगी, उनको क्रॉस करा, आर्ग्यूमेंट हुई, फिर उसके बाद डिसीजन जो है, जजमेंट, वो ऑनरेबल कोर्ट ने दे देनी है। तो विजिलेंट पर्सन का ही लॉ ऐसे सपोर्ट करेगा, ना कि इन विजिलेंट पर्सन। अगर कोई पर्सन केस नहीं कर रहा है, उसका टाइम पीरियड निकल गया, तो कोर्ट विल से कि ठीक है अब निकल गया है, तो जब आप पहले नहीं जागे तो अब जागने का कोई फायदा नहीं है, अब निकल जाओ। अगर ऐसा हमने लॉ कर दिया, अगर ऐसा हमने लॉ कर दिया, तो दैट विल कॉज इंस्टेबिलिटी, क्यास हो जाएगी। कोई भी पर्सन कभी उठकर कह रहा है कि पिछले 10 साल, पिछले 15 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं, तो आप मुझे मेरा राइट दिलवाइए। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो पर्पस बेसिकली इसका है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जस्ट एंड फेयर डिसीजन के लिए दोनों पर्सन्स को जस्ट एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई एक पर्सन जिसके खिलाफ केस होना है, जो डिफेंडेंट है, वो ऐसे ऐसे क्योस में नहीं ना रहेगा कि हाँ कभी भी मेरे खिलाफ केस हो सकता है, वो प्लेंटिफ है, कभी भी उठकर मेरे खिलाफ केस डाल सकता है। लेकिन हाँ, उसके पास एक टाइम फ्रेम होगा कि अगर उसने इस टाइम के इन बिटवीन केस फाइल करा, तो मैंने वो एविडेंसेस देने हैं, विटनेसेस देने हैं, मैंने अपना केस को प्रॉपर प्रेजेंट करना है। उसके बाद अगर वो टाइम निकल जाता है, फिर वो कुछ नहीं कर सकेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। तो पर्पस हमें समझ आ गया, लिमिटेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी वो हमें समझ आ गया। इसके बाद हम बेसिकली एक, इससे हमें एक चीज समझ आती है कि प्लेंटिफ है, जिसने केस फाइल करना है उसे हम प्लेंटिफ बोलते हैं। बेसिकली प्लेंटिफ, एपेलेंट या एप्लीकांट बोलेंगे। प्लेंटिफ से हम बात करते हैं। प्लेंटिफ वो पर्सन है जिसने एक अपनी सूट फाइल करना है, जिसे हम हिंदी या पंजाबी में दावा कहते हैं, दावा फाइल करना है। तो उसने सूट फाइल करना है। उसको टाइम पीरियड दिया गया, 1, 3, कोई भी कितना भी टाइम पीरियड, उसने उस टाइम पीरियड में केस फाइल कर दिया। उसको यही टाइम पीरियड दिया गया है। ठीक है। अगर ये टाइम निकल जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, 3/2/26 को उसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे कोई डे नहीं पता है कि ये कौन सा डे है, 3/2/26। ठीक है। उस दिन फॉर एग्जाम्पल संडे था, या कोई पब्लिक हॉलीडे थी। ठीक है। तो उसको टाइम पीरियड उतना ही दिया गया है, चाहे वो 1 साल था, चाहे 3 साल, कोई भी उसका कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है। उसका उसका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था इस दिन पे। ठीक है। तो डिफेंडेंट वेट करेगा,
कि 3 से पहले पहले ना केस फाइल कर दे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वो 3 को गया, लास्ट डे पे जा सकता है, उसके पास टाइम है। पहला दिन भी उसी का है केस फाइल करने का, आखिरी दिन भी उसका है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आप 2 को आ जाते, 1 को आ जाते, या उससे पहले फाइल क्यों नहीं करा है। ठीक है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन रहते हैं। तो उसने 3 को गया, संडे था या पब्लिक हॉलीडे था, कोर्ट क्लोज था, कोर्ट इज क्लोज ऑन दैट डे। तो क्या अब डिफेंडेंट ये प्ली अब यहाँ पे ले सकता है कि भाई कोर्ट क्लोज हो ना हो, आपको तो 3 को फाइल करना था, 3 को फाइल नहीं करा तो अब आप इसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है, नो डाउट प्लेंटिफ पहले कर सकता था, उसकी ड्यूटी बनती है, विजिलेंट है वो। ठीक है, विजिलेंट होना पड़ेगा उसको, लेकिन उस टाइम फ्रेम में तो है ना। तो यहाँ पे जो इसका रेमेडी और इसके पास अपॉर्चुनिटी है, तो इसकी रेमेडी है प्लेंटिफ की, और डिफेंडेंट की अपॉर्चुनिटी है कि 3 को अगर फाइल नहीं हुआ तो अब क्या। तो बेसिकली इसमें प्रोविजन है, सेक्शन 4 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, कि अगर लास्ट डे ऑफ द फाइलिंग कोर्ट क्लोज रहता है तो हम नेक्स्ट डे फाइल कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन 4 है इसको हम एक्सेप्शन बोलेंगे। 3 को संडे, 3 को पब्लिक हॉलीडे होना प्लेंटिफ के कंट्रोल में नहीं था, इसलिए यहाँ पे जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो एक बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट करता है, कि प्लेंटिफ का इंटरेस्ट है 3 से पहले या 3 तक वो फाइल कर सकता है। डिफेंडेंट का इंटरेस्ट है कि अगर उसने 3 तक नहीं फाइल करा तो उसका जो रेमेडी है प्लेंटिफ को देने की वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट होगा। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली कोट करेगा, नॉट गोइंग आफ्टर के वो जो प्रिंसिपल्स हैं या जो लिमिटेशन एक्ट सेट करा उसके बाहर जाकर नहीं करेगा, उसी में रहकर लॉ के दायरे में रहकर वो करेगा। डिस्क्रिशन है लेकिन वो गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो यहाँ पे ये बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट हमें कौन सा सेक्शन बता रहा है, सेक्शन 4, कि अगर भाई उस दिन वो कोर्ट क्लोज था किसी रीजन की वजह से तो हम नेक्स्ट डे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक हम बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे। बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंस किस चीज का बैलेंस हम करेंगे, किसके इंटरेस्ट को बैलेंस करेंगे। एक तरफ प्लेंटिफ है, दूसरी तरफ डिफेंडेंट है। प्लेंटिफ का क्या इंटरेस्ट है कि वो रेमेडी ले, जुडिशियल रेमेडी ले जो उसको लॉ ने दिया है। डिफेंडेंट का क्या इंटरेस्ट है कि अगर प्लेंटिफ ने अपनी रेमेडी लेनी है तो जो वो गिवन टाइम फ्रेम है, प्रेस्क्राइब पीरियड है, उसके बीच ले। तो उन चीजों को बैलेंस करने के लिए लिमिटेशन एक्ट की प्रोविजंस बनी हुई हैं कि हाँ, अगर टाइम में, अगर टाइम फ्रेम में वो फाइल नहीं करता है तो सेक्शन 3 क्या कहता है, शूट सूट शैल बी डिसमिस्ड, वो डिसमिस माना जाएगा। प्लेंटिफ का जो राइट है, जो रेमेडी है वो खत्म हो जाएगी, उसकी रेमेडी वो अवेल नहीं कर सकता, उसका राइट है जो डॉर्मेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं या कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, अगर वो सिचुएशंस में प्लेंटिफ का केस फॉल करता है तो वहां पे जो लॉ है या कोर्ट है वो बैलेंस करेगा। ठीक है, वो स्केल की तरह बैलेंस करने की उसकी ड्यूटी बनती है। जैसे कोर्ट क्लोज है, वो उसको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई लीगल डिसेबिलिटी आ गई, एनी रीजन, जो हम सेक्शंस आगे जो लेक्चर्स हमारे होंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ये बैलेंस बनाने की जो ड्यूटी है वो कोर्ट की है, और कोर्ट शुड बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड द लॉ लेड इन द लिमिटेशन एक्ट। So there are the chances and possibilities given to the both the parties. Even the plaintiff has the chances to file the suit within the time frame, and the defendant has the chances to object, to raise any objection if the plaintiff is not filing. A plaintiff appellant or applicant is not filing the suit, appeal, or application with the limited period, with the prescribed period as laid down by the limitation or as laid down by the law of the land.
तो वहां पे बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करने की जो ड्यूटी है वो कोर्ट की होगी। इसमें क्या है कि बैलेंस क्यों होता है? बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, इसमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि भाई आपको 3 साल, 2 साल, 1 साल, जो जो भी लिमिटेशन पीरियड था वह आपको दिया गया था, आपने उसमें नहीं करा, तो यूर राइट गॉट, योर रेमेडी गॉट डिस्ट्रॉयड। तो आपका सिर्फ राइट राइट रह गया है। राइट तो रहेगा वहां पे, लेकिन आप उसको रेमेडाई नहीं कर सकते, आप उसके अगेंस्ट कंपनसेशन या कोई कोई जो लॉ में प्रोवाइड करेगी या प्रोविजंस में, वो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते। तो चांसेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों को देंगे हम। चांसेस, दोनों पार्टीज को इक्वल चांसेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। वो हमने एक मैगजीन भी हम पढ़ते हैं, ऑडी आल्ट्रम पार्टम, कि नो पर्सन शुड बी अनहर्ड, कि अगर नो शुड पर्सन शुड बी लेफ्ट अनहर्ड, अगर केस चल रहा है दो पार्टीज का, तो दोनों पार्टीज को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज और चांसेस दिए जाएंगे अपना अपना पार्ट, अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हम ये बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करते हैं कि अगर इवन इफ द टाइम हैज बिन गिवन एंड द प्लेंटिफ हैज नॉट फाइल हिज सूट विद इन दैट टाइम फ्रेम, द डिफेंडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्शन उसने रेज कर दिया, फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ के पास 3 साल थे, उसने वो 3 साल में फॉलो नहीं करा, तो इसके पास चांसेस अपॉर्चुनिटीज थी। फिर आ गया डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के पास भी चांस है ऑब्जेक्ट करने का इसको, कि ऑब्जेक्ट करेगा कि अब इसके बाद नहीं आप फाइल कर सकते, क्योंकि सेक्शन 3 एम्पावर करता है कोर्ट को। इवन इफ डिफेंडेंट, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं, इवन इफ डिफेंडेंट डजंट रेज एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ द सूट अपील और एप्लीकेशन आफ्टर द limitation period or after the expiry of the prescribed period, section 3 mandates the court, it's the duty of the court, section 3 of the limitation act mandates court कि उसने उस सूट अपील और एप्लीकेशन को डिसमिस ही करना है, उसके ऊपर कोई हेयरिंग नहीं होगी। एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे हो सकता है वो, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वेरी फर्स्ट हेयरिंग ऑफ द सूट, और इवन इवन एट द लास्ट डे, बट ऑल्दो ये जजमेंट के पहले होगा सभी चीजें। ठीक है, तो चांसेस प्लेंटिफ को भी मिले, चांसेस डिफेंडेंट को भी मिलेंगे। अब बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा? चांसेस दोनों को दिए गए, अब डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट कर रहा है कि ये तो कंप्लीट हो गया टाइम पीरियड, अब कैसे फाइल करेंगे? तो यहाँ पे रेस्क्यू में आता है लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, बेसिकली प्लेंटिफ को रेस्क्यू करता है। अगर प्लेंटिफ, अपेलेंट या एप्लीकेंट ने विद इन टाइम पीरियड सूट फाइल नहीं करा है, तो वो उसको सेक्शंस में, जैसे कोर्ट क्लोज था, कंडोनेशन ऑफ डिले, अलग अलग सेक्शन के अंडर वो उसको टाइम पीरियड एक्सटेंड करवा सकता है या एक्सक्लूड करवा सकता है, फ्रेश टाइम पीरियड ऑफ चलवा सकता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट समझ आ गया सभी के? ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि क्या इसका लिमिटेशन का क्या रोल है, क्या पर्पस है, कॉज ऑफ एक्शन या विटनेसेस वगैरह स्टेल या ना हो, है ना, कॉज ऑफ एक्शन स्टेल ना हो, उसको स्टेल होने से बचाने के लिए, विटनेसेस और एविडेंसेस को बचाने के लिए। ठीक है, इसको टाइम बाउंड दिया गया है, टाइम बाउंड करा गया है। दोनों पार्टीज को चांसेस और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लॉ तो उनको चांसेस और अपॉर्चुनिटीज देता है। ठीक है, फिर उन्हीं के रेस्क्यू में भी लॉ ही आता है। अगर वो विद इन द टाइम फ्रेम अगर नहीं फाइल कर सकते हैं, तो उनके पास लॉ उनके रेस्क्यू के लिए आता है कि अगर उनके पास कोई सफिशिएंट रीजन है, लीगल रीजंस हैं, तो फिर वो टाइम एक्सटेंड या उसको एक्सेप्शन उसको मिल सकती है, एग्जम्पशन उसको मिल सकती है ना।
मूविंग फॉरवर्ड। इसकी पॉलिसी क्या है लिमिटेशन एक्ट की? एक चीज और ध्यान रखना, जो हम पर्पस और पॉलिसी करते हैं इसके पीछे का रीजन ये रहता है कि फॉर एग्जांपल, एक तो हमें समझने के लिए जरूरी है कि क्यों बना होगा, क्या जरूरत रही होगी। एक तो ये समझने के लिए, इसको इसको नॉलेज लेने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा, हमें ये क्वेश्चन का आंसर करने में भी हेल्प करते हैं पर्पस और पॉलिसी। अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास मेंस में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, तो हमारे पास उसमें लिखने के लिए अगर कम है, तो हम उसमें पर्पस और पॉलिसी बता करके एग्जामिनर को खुश कर सकते हैं कि हाँ, इसको स्कीम के बारे में पता है कि इस लॉ की स्कीम क्या है, इस लॉ का पर्पस क्या है, क्या रहा होगा। अच्छा, अगर हम लिमिटेशन के बारे में लिखेंगे तो लिखेंगे इसका पर्पस था बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट करने का, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने का, चांसेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों पार्टीज को मिलनी चाहिए। पॉलिसी क्या रही होगी, स्कीम क्या है इसकी, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग थोड़ा बता देंगे उस प्रोविजन का, फिर उसके बाद उसका कोई एग्जांपल अगर हमारे पास होगा वो दे देंगे। तो ये हेल्पफुल काफ़ी रहती हैं पर्पस पॉलिसी वाली या मीनिंग वाली चीज़ें, इनको ध्यान से हमने करना है। तो पॉलिसी या स्कीम बेसिकली इसकी बहुत ही सिंपल है। टू मेंटेन द स्टेबिलिटी, to bring about the stability in the society or in the rights and the duties of the parties, either the defendant or the plaintiff। अगर एक एक पर्सन करते करते सभी के राइट्स, ऑलमोस्ट सभी के राइट्स में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो सोसाइटी में अपने आप पीस आ जाएगी ना। तो पॉलिसी और स्कीम इसकी वेरी वेरी सिंपल है। सिंपल, सर्टेन और रैशनल है। सिंपल, सर्टेन और रैशनल। क्या सिंप्लिसिटी, सर्टेनिटी और रैशनैलिटी है इसमें कि राइट्स विद इन द टाइम फ्रेम हमें क्लेम करने हैं, रेमेडीज विद इन द टाइम फ्रेम क्लेम करनी है, और उससे स्टेबिलिटी आएगी, कॉज ऑफ एक्शन स्टेल रहेगा, फ्रेश रहेगा, और जो पार्टीज की राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो इजी से सिंपल फॉर्म में या रैशनल फॉर्म में एडजस्ट हो सकती हैं, सेटल हो सकती हैं। ये सिंपल सी इसकी पॉलिसी है। वेरी सिंपल लॉ। हमें क्या देखना है कि 3 इयर्स थे, 3 इयर्स लैप्स हो गए। इलेप्स होने के बाद वो सेक्शन 3 बता रहा है कि हम केस ही फाइल नहीं कर सकते, तो ये जनरल रूल है, केस फाइल ही नहीं कर सकते अनलेस अनटिल उस कुछ एक्सेप्शंस या एक्सक्लूजन्स में केस फाइल नहीं, केस फॉल नहीं करता। ठीक है, अगर इनमें केस फॉल कर गया तो उसको एक अपॉर्चुनिटी और दी जाएगी कि वो कंटिन्यू कर सकता है। अगर नहीं फॉल कर गया तो द सूट और अपील एप्लीकेशन विल बी डिसमिस्ड। और मूविंग फॉरवर्ड, तो नाउ हम इसका नेचर पढ़ते हैं कि वेदर इट इज एग्जॉस्टिव और नॉट, वेदर द लिमिटेशन एक्ट इज एग्जॉस्टिव और नॉट। अगर हम इसका प्रियम्बल पढ़ें, हर एक लॉ में ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल दिया गया है, और हर एक लॉ में, ऑलमोस्ट इंडियन लॉ में हर एक में प्रियम्बल दिया गया है। बेसिकली एक मिरर या उसका पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है कि क्या रीजन है इस एक्ट को बनाने का, क्या रीजन रहा है, और इसमें क्या क्या चीजें होंगी। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व्ड, तो क्या रिजॉल्व रेजोल्यूशन लिया गया कि हम इसको जस्टिस, सिक्योरिटी, लिबर्टी देंगे। काफी चीजें हैं वहां पे। ऐसे ही लिमिटेशन एक्ट का हम प्रियम्बल पढ़ते हैं। बेसिकली वहां से पता चलता है कि एक लॉ एग्जॉस्टिव है या नहीं। एग्जॉस्टिव का बेसिकली मतलब ये है, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें,
कि क्या ये लॉ सफिशिएंट है, कि लिमिटेशन की जो बात कर रहा है, टाइम पीरियड की जो बात कर रहा है, एक्सक्लूजन एक्सेप्शंस की बात कर रहे हैं, क्या ये सफिशिएंट है, इससे बाहर तो नहीं हमें जाने की जरूरत। अगर वो सिविल सूट है, सिविल मैटर है, तो यस, इट इज एग्जॉस्टिव। तो वहां पे एग्जॉस्टिव वर्ड लिखा नहीं हुआ। अगर मैं पढ़ूं आपके लिए, an act to consolidate and amend the law for the limitation of suits and other proceedings and for purposes connected therewith। तो वहां पे तो एग्जॉस्टिव नहीं लिखा हुआ, तो कहाँ से पता चला है? तो उन्होंने ना वर्ड यूज करा है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट ये वर्ड यूज करे हैं प्रियम्बल में। कंसोलिडेट का मतलब होता है एग्जॉस्टिव, कि ये जो लॉ है, ये जिन जिन पॉइंट्स पे इसने बात करी है वो एग्जॉस्टिव है। उन एग्जॉस्टिव का मतलब ये भी होता है कि सफिशिएंट है, हमें किसी और लॉ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जिन जिन लॉ के बारे में, जिन जिन प्रोविजंस के या जिन जिन सिचुएशंस के बारे में इस लॉ के अंदर बात हुई हुई है, कि जैसे कोर्ट क्लोज की बात हुई है सेक्शन 4 में, कोर्ट क्लोज को देखने के लिए हमें कोई और सेक्शन फॉलो, कोई और लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, अगर वो सिविल मैटर है। अगर क्रिमिनल है तो हम उसी के बीएनएसएस के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अगर सिविल है तो हमें लिमिटेशन एक्ट पे ही रिलाय करना पड़ेगा। ठीक है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, अमेंड ऐसा है कि ड्यू टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ सकती है, तो वहां पे अमेंड भी हो सकता है। ये रिजिड लॉ भी नहीं है, लेकिन कंसोलिडेटेड भी है, एग्जॉस्टिव भी है। तो अगर आपके पास प्रिलिमिनरी में या मेंस में क्वेश्चन आए, तो आपको आंसर उसका एग्जॉस्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू से देना है, कि हाँ इट इज एग्जॉस्टिव, इट इज सफिशिएंट, वी नीड नॉट टू फॉलो एनी अदर लॉ on the matters or on the situations that has been provided in the limitation act itself। Got it? नाउ इसका नेचर, पॉलिसी, पर्पस हमने पढ़ लिया है। इसका इफेक्ट क्या रहता है? अगर लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो गया, अगर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड एक्सपायर हो गया, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इट? तो किस चीज पे, किस चीज को ये प्रभावित करेगी? तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा है कि मेरा राइट है, ठीक है जी, राइट, वो वॉयलेट हो गया। मेरे पास कॉज ऑफ एक्शन है, मेरे पास रेमेडी लेने का राइट है, ये भी मेरा राइट था, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल परफॉर्म करवाने का, एक कॉन्ट्रैक्ट करने का भी मेरा राइट है। उस वो अगर वॉयलेट हो गया है, तो कॉज ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट करवाने का भी मेरे पास राइट है, उसको भी हम राइट बोलते हैं। तो राइट और रेमेडी, ये रेमेडी भी है मेरे पास, रेमेडी मुझे लॉ में दी गई हुई है, कि मैं इसको, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट वॉयलेट है, तो मैं इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता हूँ, कंपनसेशन ले सकता हूँ, मॉनेटरी बेनिफिट्स। ठीक है। लेकिन अगर ये टाइम पीरियड निकल गया, ये जो 3 साल या एनी नंबर जो भी था, 1 साल था, 12 साल थे, कोई भी टाइम पीरियड था, अगर ये निकल गया, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा? जैसे हम सेक्शन 3 में पढ़ रहे हैं कि डिसमिस हो जाएगा सूट। सूट डिसमिस हो गया, ठीक है, वो हमें पता चल गया, वो एक लीगल टर्मिनोलॉजी में कोर्ट उसको नहीं सुनेगा। अगर कोर्ट उसको फिर भी सुनता है, तो वो डिक्री या वो ऑर्डर है वो वैलिड नहीं होगा, उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। तो जो मेरे राइट और रेमेडी है, इन पे क्या इसका इफेक्ट रहेगा? लीगल इफेक्ट विल बी,
मैं उन राइट्स को अवेल नहीं ले करवा सकता। राइट्स मेरे स्टैंडिंग रहेंगे। राइट को मेरे को कोई इफेक्ट नहीं होएगा। सिर्फ जो रेमेडी है मेरे पास, उसको क्लेम करने की रेमेडी है, कोई कंपनसेशन लेना है, कोई परफॉर्मेंस करवाना है, वो मेरी डॉर्मेंट हो जाएगी, वो मेरी वॉयलेट हो जाएगी, या मैं जिसको स्पेसिफिक वर्ड ढूंढूं इसका, एग्जॉस्ट हो जाएगी। रेमेडी एग्जॉस्ट हो जाएगी। राइट मेरा स्टैंडिंग रहेगा। अगर वो राइट स्टैंडिंग रहता है तो उस राइट का कोई फायदा नहीं है, तो उसको डोरमेंट राइट बोलेंगे या इम्परफेक्ट राइट बोलेंगे। ठीक। क्या देखा हमने, इफेक्ट क्या है इसका, मेरे राइट्स और रेमेडीज पे क्या इफेक्ट है। मेरा राइट है आपके साथ कांटेक्ट करने का, मैंने करा, वो वॉयलेट कर दिया आपने। मेरे पास कॉज ऑफ एक्शन है कि मैं रेमेडी ले सकता हूँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता हूँ, कंपनसेशन ले सकता हूँ, ये मेरा राइट है। रेमेडी को लेने का भी मेरा राइट है। अगर वो टाइम पीरियड निकल जाता है, उस टाइम फ्रेम में, उस लिमिटेशन पीरियड में, प्रेस्क्राइब पीरियड में मैंने एक्शन नहीं लिया कोई, तो द रेमेडी विल बी एग्जॉस्टेड। तो वो रेमेडी मैं नहीं ले सकता लीगली। राइट मेरा रहेगा, लेकिन वो राइट का कोई फायदा नहीं रहेगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डोरमेंट राइट या इम्परफेक्ट राइट हो जाएगा। इम्परफेक्ट राइट क्यों कह रहा हूं मैं? एक परफेक्ट राइट क्या कौन सा होता है? राइट तो राइट है, उसको हम परफेक्ट या इम्परफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? सो एक राइट तभी परफेक्ट होगा अगर उसके अगेंस्ट कोई ड्यूटी है। ठीक है। राइट परफेक्ट तभी होगा अगर ड्यूटी है। ठीक है। और ड्यूटी में क्या आता है कि अगर कोई मेरा राइट वॉयलेट कर रहा है या मैं किसी का राइट वॉयलेट कर रहा हूं, तो रेमेडी देनी पड़ेगी। वो रेमेडी ही खत्म हो गई, वो रेमेडी ही एग्जॉस्ट हो गई। तो जिस राइट के अगेंस्ट ड्यूटी या रेमेडी होती है उसको हम परफेक्ट राइट बोलते हैं। रेमेडी और ड्यूटी होती है ना, उसको हम परफेक्ट राइट बोलते हैं या एक्टिव राइट बोलते हैं। अगर वो ड्यूटी और रेमेडी खत्म हो गई तो वो इम्परफेक्ट से, परफेक्ट से इम्परफेक्ट हो जाएगा या डोरमेंट हो जाएगा। राइट रहेगा, लेकिन उसको हम अवेल नहीं करवा सकते हैं। ये मैं ये तो कह सकता हूँ कि इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा है जी, इसने मेरे साथ गलत करा है, इसने जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो वायलेट करी हैं, ठीक है, ये मेरा राइट है। मेरा राइट है, मेरे को लॉस हो गया। लेकिन अगर मैं विजिलेंट नहीं था, मैं एक्टिव और अलर्ट नहीं था अपनी केस पे, तो दैट राइट, परफेक्ट राइट विल बी गेट कन्वर्टेड इनटू द इम्परफेक्ट राइट। गॉट माई पॉइंट? तो जुडिशियल रेमेडी खत्म हो जाएगी। टेक माई पॉइंट, जुडिशियल रेमेडी खत्म हो जाएगी, सोसाइटल रेमेडी खत्म नहीं होती है। जुडिशियल रेमेडी खत्म। जुडिशियल रेमेडी से मतलब कि आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं अभी। अगर फाइल करोगे तो वो डिसमिस हो जाएगा सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, अनलेस अनटिल आप एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन्स में आ जाते हैं। तो बाकी की रेमेडी क्या, सोसाइटल रेमेडी या अदर देन द जुडिशियल रेमेडी क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे 1000 रुपया लेना है, ठीक है, उस आपने वो नहीं दिया, मैं उसका केस फाइल कर सकता था 1/2/26 तक। 1000 रुपया लेना है, आपने नहीं दिया, ब्रीच कर दिया, 1/2/26 तक लिमिटेशन पीरियड था। 1/2/26 बीत गया, मैंने केस फाइल नहीं करा, तो मेरी रेमेडी एग्जॉस्ट हो गई। ठीक है। लेकिन अब आपने वो पैसे मेरे को बिना किसी केस के दे दिए, बिना किसी मेरे सूद के मेरे को हैंड ओवर कर दिए, या मैंने कोई आपसे एक रिक्वेस्ट करी या कोई सिचुएशन बताई, एनी हाउ एनी रीजन, द गुड रीजन ओनली,
तो आपने वो मेरे पैसे वापस कर दिए। तो वहां पे रेमेडी की कोई, जुडिशियल रेमेडी की कोई जरूरत नहीं रही। तो वहां पे भी मेरे को मेरे पैसे मिल गए, तो मेरा राइट है जो फुलफिल हो गया। जुडिशियल रेमेडी ही जो है इसमें एग्जॉस्ट होगी, ना कि अदर रेमेडीज। अब अदर वे से अगर वो पर्सन आपको आपका रेमेडी दे रहा है तो ठीक है, दैट विल बी एक्सेप्टेबल। गॉट माई पॉइंट। साथ ही के साथ आप लाइक कमेंट करते जाइए अगर आपको समझ आ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन भी है तो वो भी आप अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वी विल बी लुकिंग आफ्टर द कमेंट्स एंड रिप्लाइंग यू पर्सनली, और ऑन दैट वेरी कमेंट ओनली। सो नाउ नाउ विल बी डिस्कसिंग कि लिमिटेशन पीरियड कौन सेट करता है। तो बेसिकली जिसने लॉ बनाया है, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। तो हम बात करेंगे इसकी एडिक्वेसी इन एडिक्वेसी पे। ये हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। ही इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते रहे हैं और आते रहेंगे। और एडवांस में जैसे सेक्शंस में प्रोविजंस क्या क्या रहती हैं वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। इन एडिक्वेसी के बारे में हम अभी बात करेंगे। एडिक्वेसी इन एडिक्वेसी कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करेगा कोर्ट। नहीं, ये कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा। अगर 3 साल का, 1 साल का, 12 साल का, 30 साल का कोई टाइम पीरियड दिया गया है तो कोर्ट ने नहीं दिया है। इट इज गिवन बाय द लेजिस्लेचर। ओके। तो कैसा हो सकता है कि जैसे हमारे पास 3 साल का है या 1 साल का है, ए ने बी पे केस करना है इन 3 सालों में, क्या वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि यार 3 नहीं, तुम ज्यादा टाइम दे दो, कम दे दो? क्या एक पार्टी इसका बेनिफिट ले सकती है? टर्म्स एंड कंडीशंस कोई भी हो सकती है। टर्म्स तो परफॉर्मेंस की 5 साल भी हो सकती है कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट 5 साल में परफॉर्म करना है, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में परफॉर्म करना है, 10 साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। वो टर्म्स एंड कंडीशन कोई भी हो सकती हैं, वो परफॉर्मेंस की कंडीशंस कोई भी हो सकती हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल 10 साल थी, 1 साल थी, 15 साल थी आपकी परफॉर्मेंस की जो टाइम लिमिट थी। लेकिन उसके बाद जब वो ब्रीच होगी तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं कि अगर भाई ब्रीच हो गया किसी भी से तो वो 3 साल नहीं, उसको 10 साल में केस फाइल कर सकता है वो तो। या 10 साल, 3 साल नहीं, वो तो उसके पास सिर्फ एक ही साल रहेगा। वेदर दैट कैन बी सेड, whether the adequacy can be changed, whether the time frame which has been prescribed already by the legislature after watching or after observing or after analyzing so many policies or so many societal changes, so can this be done? The answer is no. तो ये कहाँ पे वॉइडेबल होगा, कहाँ पे वॉइड होगा ये कॉन्ट्रैक्ट अगर कर देती है तो पास? सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि लॉ के अगेंस्ट जाते हैं, जो लॉ के टर्म्स चेंज करने करने की बात करें, तो वो वैलिड नहीं होंगे। ठीक है। क्या एक पर्सन कोर्ट में केस फाइल करके कह सकता है कि भाई इसका टाइम पीरियड बढ़ाओ? नहीं। दिस इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी है, लेजिस्लेचर ने इसको देखना है, एग्जीक्यूटिव ने इसको एग्जीक्यूट करवाना है। अगर फिर भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो द जुडिशरी इज ऑलरेडी देयर, ऑलवेज देयर टू हेल्प। ठीक है, लेजिस्लेटर सेट करेगा इसकी टाइम फ्रेम। इसकी एडिक्वेसी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है कि हाँ ये कम टाइम दिया है, ज़्यादा दिया है। इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं कि कम टाइम ज़्यादा टाइम कर दें उसको। अब क्वेश्चन है कि क्या कोर्ट ऐसा कर सकता है? कोर्ट के पास तो सिविल
कोर्ट के पास तो सेक्शन 151 सीपीसी में इनहेरेंट पावर्स की बात करी गई है। वेदर कोर्ट कैन डू सो, द आंसर इज बिग नो। इवन द कोर्ट कैन नॉट डू सो। कोर्ट इज द ड्यूटी बाउंड। कोर्ट ड्यूटी बाउंड है पब्लिक पॉलिसी पे। हाँ, ऑल्दो अगर पब्लिक पॉलिसी इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, देन दे कैन take it under the judicial review and stuck it down wholly or in the parts. इवन कोर्ट अगर लिमिटेशन पीरियड की बात करें कि इतना होना चाहिए इतना नहीं होना चाहिए, इवन द पार्टीज दैट आर लिटिगेटिंग वो ऐसा नहीं कह सकते कि ना ये तो हमारा प्राइवेट मैटर है, हम इसमें कर सकते हैं। नो, ऐसा नहीं होगा। रीजन इसका ये है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता पार्टीज के बीच? एक पार्टी की, दोनों पार्टीज में एक पार्टी की नेगोशिएशन कैपेसिटी वो कम हो सकती है। तो जिस पार्टी की नेगोशिएटिंग कैपेसिटी कम होगी तो द अपोजिट पार्टी विल टेक एडवांटेज ऑफ दिस। ऐसे तो फिर वो 20 साल रख देगा और उसको वॉयलेट कर देगा। या जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा या जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट पर्सन होगा, वो ऑलरेडी पता होगा उसको कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैं कर सकता हूँ, वो ऐसे ही टर्म्स डाल देगा। और 20-25 साल वो तो केस ही नहीं फाइल कर सकता दूसरी पार्टी। तो फिर वही जो बेसिक पर्पस क्या है, टू ब्रिंग अबाउट द जस्टिस, फेयर एंड जस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन लाने का जो एक पर्पस होगा, वो बीट हो जाएगा, वो फुलफिल ही नहीं होएगा। तो रेस्ट हम आज के लिए इतना ही करते हैं। तो हम अपने अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे लिमिटेशन, जो जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे जैसे हम इसको पढ़ सकते हैं। तो हम सारा ही हमारे एप्लीकेशन, हमारे यूट्यूब चैनल के या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉर्मेट से उसको आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लाइक कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको ये बेनिफिशियल लगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, उसमें कंजूसी नहीं करना है आपने। थैंक यू वेरी मच।